नमस्कार। विज्ञान की बात आज होगी विंग कमांडर राकेश शर्मा जी के साथ। विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले और अब तक के इकलौते भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। अब इतिहास खुद को दोहराने वाला है। दोबारा इतिहास लिखने की तैयारी चल रही है। हम गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। ये हमारा अपना मिशन होगा। हमारे साथ विंग कमांडर राकेश शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक होगा, एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है इसरो। कैसे देखते हैं सर? 35 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि कोई और कोलीग ऐसा हो जो मेरे साथ ये ड्यूटीज़ बांटे जी। और इंतज़ार हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने ये मिशन अनाउंस किया है जी। और 4 हमारे साथी एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं, सारे के सारे जी। वो अब रूस में हैं। ट्रेनिंग उनकी चालू है जी। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है हाँ। कि 2022 में जी ये लॉन्च हो जाएगा, भेजने की कोशिश है। तो इंतज़ार है और बड़ी खुशी है कि ये आपकी ट्रेनिंग भी रूस में हुई थी। आज 35-36 साल बाद भी वही ट्रेनिंग, सेम ट्रेनिंग रूस में हो रही है। क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ? थोड़ा सा फ़र्क है इस समय, और वो इसलिए कि 2022 जो है काफ़ी कड़ी टाइमलाइन है, आसान नहीं है। और अगर ये मिशन ने समय पे होना है तो ये ज़रूरी था कि हम इंतज़ार ना करें जब तक हमारा अपना ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो। जी। तो ये निश्चय कर लिया गया है कि जो तो जेनेरिक ट्रेनिंग है, जो मतलब जो रिलेटेड नहीं है कि अपने व्हीकल्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े, तो ये जो नॉर्मल ट्रेनिंग है यानी ज़ीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग और फिज़िकल ट्रेनिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये तो चाहे उधर हो या इधर हो, ट्रेनिंग एक ही बात है। तो ये सोचा गया था कि समय बचाने के लिए अगर ये ट्रेनिंग रूस के साथ की जाए तो जब तक वो वापस आएंगे हमारे अपने सिमुलेटर्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हम इन्होंने बाकी जो ट्रेनिंग करनी है वो हमारे सिमुलेटर्स पे करनी है, क्योंकि इन्होंने हमारे कैप्सूल में जाना है यहाँ से। तो इसलिए ये निश्चय लिया गया था। जी। ये आपने अभी जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग की बात की, तो जीरो ग्रेविटी हम खुद भी देखते हैं जब भी हम स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष में कोई स्पेसक्राफ्ट गया है और वहाँ जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो वहाँ भारीनता की वजह से खड़े नहीं हो पाते। हमने उन्हें तैरते हुए एक तरह से देखा है। यही जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग है। और इसे कैसे धरती पर कैसे इसे लिया जाता है, कैसे होती है ट्रेनिंग? धरती पे ये बहुत मुश्किल है ये ट्रेनिंग मिलनी, और इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है हवाई जहाज़ में। अच्छा। और एक बड़ा IL-76 के साइज़ का हवाई जहाज़ जो अंदर से करीबन इस कमरे की वॉल्यूम का हो, उसके साइड्स जो हैं पैड किए जाते हैं स्पंज के साथ जी। और जहाज़ को पहले डाइव करता है, फिर उसे ऊपर खींचते हैं और जैसे ही उसकी स्पीड कम होती रहती है जहाज़ का नोज़ ऐसे करके एक कर्व में भिजाया जाता है। अच्छा। ऑटो पायलट के साथ। ओके। और उस दरमियान करीबन 25 सेकेंड अंदर विमान के अंदर बिल्कुल ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। अच्छा। और तो इस समय में जो ट्रेनी होते हैं उनको कुछ आइडिया हो जाता है कि कैसे होगा माहौल जब ये अंतरिक्ष में जाएंगे। तो ये 25 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर क्योंकि जहाज़ ज़मीन की ओर जा रहा है उसको निकलना पड़ता है, मगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे की सॉटी में ये करीबन 12, 14, 16 बार ये दिखाया जाता है, मगर हर समय 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो पाता एक बार में। पर अंतरिक्ष में तो बहुत समय रहना पड़ता है। आप खुद शायद 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहते हैं, तकरीबन 8 दिन। तो ये ट्रेनिंग और फिर इतने समय अंतरिक्ष में रहना, क्या फ़र्क लगता है? वहाँ जाके क्या होता है? यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो तो खैर
आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ट्रेलर होता है एक तरह से। ट्रेलर भी नहीं होता, उससे भी छोटा होता है। जी जी। मगर तो जब आप फाइनली पहुंचते हैं अंतरिक्ष में, आप मतलब हैरान नहीं होते। अच्छा। तो ये बात है एक वो। दूसरी वो जो तरीका है रहने का, काम करने का, जी। वो तो वो जाग कर ही सीखना पड़ता है हर व्यक्ति को। जी। सो वो आसान नहीं, और उसी समय आपके शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते रहते हैं। तो इसे कहलाया जाता है पीरियड ऑफ एडेप्टेशन। जी। और इस दौरान काफ़ी खून की मूवमेंट्स होती हैं, सिर के बल, सिर की तरफ और नीचे। तो बुखार सा लगता है, आपका मुंह फूल जाता है, जुबान फूल जाती है। अच्छा। और हाँ, और आप तैरते हुए दिखाई देते हैं। सो काम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर एक चीज उड़ती है, हाँ। आप आपके जैसे, क्योंकि किसी का वजन नहीं होता है। जी। सो काम जो है, जो काम मतलब धरती पे आधे घंटे में होता है, वहाँ करीबन घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा समय लगता है। क्योंकि हर एक चीज को आपको इलास्टिक के बैंड के नीचे रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी उड़ जाएगी। जी जी जी। तो हर एक चीज मतलब एक के बाद एक करनी पड़ती है। हाँ। ये नहीं कि ये भी कर लिया साथ में वो भी कर लिया, और मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती। आपने किस तरह के प्रयोग किए? आप जब अंतरिक्ष में गए तो आपने क्या क्या प्रयोग वहाँ पे किए? किस तरह की स्टडी, क्या चीजें वहाँ पे आपने की? वहाँ तो बेसिकली विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमने किए, क्योंकि ये अवसर हमने इस्तेमाल किया, हमारे वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के जो यंत्र काम आते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स में, उनको भी हमने ही डिज़ाइन किया। और आइडिया ये था कि अभी जाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना हम ये जो ज़ीरो ग्रेविटी की एनवायरनमेंट है उसका फ़ायदा उठाएं। तो उसके दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और इसके रिजल्ट्स हम वापस लेके आए। ओके। आपने जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपसे पूछा था, बहुत पॉपुलर एक वीडियो है कि अंतरिक्ष से धरती कैसी दिखाई देती है, तो तब जो आपने कहा था वो हमारे लिए एक बार आप दोहराएंगे? हाँ, उन्होंने पूछा था कि वहाँ से भारत कैसे दिखाई देता है। तो उस समय मैं बस यही कह पाया कि सारे जहां से अच्छा, क्योंकि वाकई में हमारा देश बहुत ही प्यारा लगता है अंतरिक्ष से। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सचमुच ऐसा दिखता है। तटवर्ती सारे इलाके दिखाई दिखते हैं, रेगिस्तान दिखाई दिखता है, देखने को मिलता है। आपके हिमालयाज देखने को मिलते हैं, गंजेटिक प्लेन देखने को मिलता है। तो तरह तरह के रंग, तरह तरह के टेक्सचर्स, और ये करीबन 5-6 मिनट में हम देख पाते हैं। अच्छा। और अफ्रीका भी, साउथ अमेरिका भी, ट्रॉपिकल एरियाज, दे लुक वेरी गुड। ये अलग से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? ओ बिल्कुल, अगर आपका भूगोल सही हो तो जरूर आप कर पाओगे। यस, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे कि मतलब सैंड मॉडल लगाया हुआ है, वैसे दिखाई पड़ता है, वैसे दिखता है। जैसा हम ग्लोब देखते हैं, नीला, हरा, अलग अलग, बिल्कुल वही रंग दिखते हैं अंतरिक्ष से। बहुत सारा नीला, मगर बड़े बड़े शहर नहीं दिखाई पाते। जी जी जी। क्योंकि हर एक चीज को रिकग्नाइज करने के लिए लंबाई चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको, रेगिस्तान के ऊपर रेलवे लाइन, काली सी लकीर, लंबी कई किलोमीटर जा रही है, ये आपको तो ये दिखाई देता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है। कोई शिप या जहाज ओशन के ऊपर जा रहा है, तो उसका जो
कंडेंसेशन ट्रेल है एग्जॉस्ट का, वो सफ़ेद लाइन नीले समुद्र के ऊपर क्लियरली दिखाई देता है। और कैसे ख्याल आते हैं वहाँ से जब आप धरती देखते हैं? किस तरह का मन में ख्याल आता है? क्या लगता है? कैसा फील होता है? अंतरिक्ष में कोई नहीं गया है, कोई भी भारतीय नहीं गया है, तो आपके ये अनुभव हमारे लिए बहुत खास है। ख्याल ऐसे आते हैं कि वहाँ से सरहद नहीं दिखाई पड़ते, तो आदमी सोचता है कि भाई ये छोटी मोटी लड़ाई काय की, जब आप दूसरी तरफ देखो तो सारा सब एक जैसा यूनिवर्स दिखता है जो इतना बड़ा है। जी। तो उसके कंपैरिजन में हम इतने छोटे हैं। और दूसरी बात ये आती है कि जैसे धरती है हमारी, वैसे रहने की और कोई जगह है नहीं आसपास। जी जी जी। तो हमें प्रकृति को उसके साथ रहना चाहिए और अपना एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट खराब नहीं करना चाहिए। जी। अंतरिक्ष से देखते हुए जब हम देख रहे हैं नीचे धरती से, जिस तरह से हम सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, हमें बादल दिखते हैं, अंतरिक्ष से ये चीज़ें कैसे दिखती हैं? हम बादलों के ऊपर होते हैं, ठीक है। सिर्फ नीचे धरती को देखने के समय अगर धरती के ऊपर बादल हैं तो वो दिखाई पड़ते हैं। जी जी। मगर जो सारा जो आकाश है वो बिल्कुल काला है। वो जो हम नीला आकाश इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत वाटर वेपर मिला हुआ है और उसकी वजह से, और हम उसके नीचे हैं एटमॉस्फेयर के, तो वो नीला सा दिखाई पड़ता है। मगर ऊपर जहाँ हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, वो बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है। सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे लिए। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा जी के साथ। अभी तक हमने आपके अंतरिक्ष के अनुभव जाने। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या बचपन से आपके अंदर अंतरिक्ष में जाने की या इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में थी, या बचपन की कोई ऐसी बात जिसने आपको विज्ञान की तरफ मोड़ा हो? बचपने में मैं सिर्फ एक पायलट बनना चाह रहा था, इंडियन एयरफोर्स का। उस समय अंतरिक्ष उड़ाने शुरू भी नहीं हुई थी जी। गागारिन तो बाद में ही गए थे 60s में। ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अंतरिक्ष में जा पाऊंगा। एक तो वो कारण था। दूसरा कारण ये था कि हमारे देश में कोई स्पेस प्रोग्राम था ही नहीं उस समय। बिल्कुल। मेरा लक्ष्य सिर्फ यही था कि मैं पायलट बनूं और इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनूं और फाइटर जहाज चला पाऊं जी। इसी वजह से मैंने वो राह चुनी और बन गया फाइटर पायलट। बहुत अच्छी राह चुनी आपने। पहली बार जब आपके पास ऑफर आया कि आपको अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, आपकी ट्रेनिंग होगी इस चीज़ को लेकर, तो क्या माहौल था, दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह की फीलिंग? तब तक मैं वॉर लड़ चुका था, टेस्ट पायलट बन चुका था और टेस्ट पायलट के बीच ये सिलेक्शन हो रही थी। और ये कुछ सिलेक्शन ऐसी थी कि जैसे वो कहते हैं ना, कुर्सियाँ कम होती जाती हैं क्योंकि शुरू में काफ़ी लोग थे, फिर मेडिकल टेस्ट होते हुए म्यूजिकल चेयर्स की तरह
और फाइनली हम 4 बचे, फिर हम चारों को भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। रूस में फाइनल मेडिकल चेक्स करने की, क्योंकि ओके। सारे यंत्र हमारे पास थे नहीं मेडिकल के। हम्म। फिर वो 4 से हम 2 बने हम्म। और फिर सिलेक्शन अनाउंस हुई। जी, जब सिलेक्शन अनाउंस हुई और आपका सिलेक्शन हुआ, 2 लोग जो आखिर में बचे उनमें से भी आपका सिलेक्शन हुआ, कोई शंका, कोई डर, नर्वसनेस होती है? नहीं, डर शंका बिल्कुल नहीं थी, एक्साइटमेंट ज्यादा थी। डर शंका पर इसलिए रिस्क बहुत नहीं होता थी है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि हमारा काम ही था वैसा ही जी, रिस्क। जी, जी। तो मतलब हम रिस्क के आदी हो चुके थे तब तक। हम्म। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक्साइटमेंट थी कुछ नई चीज करने की। जी जी, और कौन नहीं चाहता अंतरिक्ष में जाने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। डर हो या ना हो, लेकिन अंतरिक्ष में Yeah, जाना सभी बिल्कुल। चाहते हैं। पिछले 36 सालों से भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अब ये मौका आया है। तो बिल्कुल इसी वजह से तो लोग बंजी जंपिंग करते हैं। उस तरह की फील लेने के लिए। पैराशूट से उतरते हैं, you know? जी। इस वक्त 4 पायलट्स रूस में ट्रेनिंग ले रहे हैं गगनयान के साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए। अगर आपको मौका मिले तो आप उन पायलट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? अभी तो समय है। ये इनिशियल ट्रेनिंग के लिए गए हैं और हाँ बिल्कुल, मैं चारों को जानता हूँ, चारों टेस्ट पायलट हैं और जाने से पहले भी उनके साथ मुलाकात हुई है। उनकी सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलोर ने की थी जी। और उसके बाद 1-2 बार हम मिले हैं और जो भी कुछ मतलब उनके बहुत सारे सवाल होंगे आपसे। उनको कह सका वो मैंने कह दिया है कि वहाँ पे स्टार सिटी जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है रूस में, वहाँ कैसे माहौल मिलेगा उनको। और जब वो वापस आएंगे और कई मौके होंगे उनके साथ बात करने के लिए। उसके बाद क्रू सिलेक्शन, जो क्रू जाएगा अंतरिक्ष में पहली फ्लाइट के लिए, वो फिर सिलेक्ट होंगे, वो अनाउंस होगा। तो उनके साथ ज़रा और डिटेल में बातचीत होगी। वो क्योंकि उस समय फिर अपना जो अनुभव रहा है अंतरिक्ष में वो तभी अप्रोप्रिएट होगा उस समय देने के लिए। वो बेशकीमती अनुभव है सर जी। आप एस्ट्रोनॉट को फिटनेस के लिए क्या करना होता है? जैसे जब आपको अंतरिक्ष में जाना था तो फिटनेस के नाम पर आपको क्या तैयारियां करनी पड़ी, किस तरह की फिटनेस जरूरी होती है? हाँ, सो वो जो है अव्वल तो अगर आप फिट ना होते तो आप सिलेक्ट ना होते। अब एक दफ़ा सिलेक्शन हो गई है, आपको फिट किया जाता है उस लेवल तक जिसकी ज़रूरत है अंतरिक्ष में। तो अपर बॉडी फिटनेस, मसल स्ट्रेंथ, सो जैसे ही आप की ट्रेनिंग शुरू होती है वो देखते हैं आपकी स्पीड क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एंड्योरेंस कैसी है, और उसके मुताबिक पूरी जो ट्रेनिंग का जो पैटर्न होता है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जब तक फ्लाइट का समय ना आ जाए तब तक आप थोड़ा थोड़ा ये लेवल आपका बढ़ता ही जाएगा और बीच में आपको समय दिया जाएगा बॉडी को रिकवर होते, जैसे आजकल के मतलब एथलीट्स ओलंपिक ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं। तो वैसे ही कुछ डिज़ाइन होएगा उनके लिए और जब तक तैयारी होएगी उनकी जाने की तब तक बिल्कुल फिट फॉर स्पेस फ्लाइट हो जाएंगे। ऐसा भी हमने सुना है कि मैसूर की डिफेंस फूड रिसर्च लैब की मदद से आप अंतरिक्ष में कुछ खाने की चीजें ले गए थे और वहां अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बांटा आपने। हाँ, लेकिन वो इस जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारा जो वैज्ञानिक कम्युनिटी थी उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया स्पेस फ्लाइट का और इसी तरह DFRL ने मौका उठाया कि अपने कुछ डिशेस को स्पेस में भेजा जाए ताकि पता लगे कि ये काम आते हैं कि नहीं। वो बात ऐसी है कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन अगर आप फैला दो और लेबोरेटरी में फैल जाए तो बड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो सिर्फ
एक या दो चीज़ें, एक तरह का जूस गया था और एक आम की टिक्कियाँ बनी थी। ये दो चीज़ें हम लेकर गए थे। अच्छा। और रूसियों के साथ शेयर किया था। वैसे उनकी तरफ से तो काफ़ी डिशेस अवेलेबल थी। वहाँ खाना पीना ऐसे ही होता है सर, नॉर्मल जो हम धरती पे खाते हैं? अलग नॉर्मल नहीं होता है। अब जैसे कि चावल बने हुए हैं, सब चीज़ें टिन में होते हैं या प्लास्टिक के पैकेट्स में होते हैं, या आपके जैसे ये पेपर बोर्ड का है ना आजकल, तो उसके प्लास्टिक उसमें होते हैं, मगर उसमें स्पाउट होता है और उसको दबाने से, बटन दबाने से लिक्विड्स आपके मुंह में पहुंचते हैं। अच्छा। स्पाउट को मुंह में डाल लें, क्योंकि अगर कुछ गिर गया तो वो भी जीरो ग्रेविटी में फ्लोट ही करता रहेगा। तो बड़े ध्यान से खाना पड़ता है। जो चावल होता है वो एक दूसरे के साथ जुटा रहता है ताकि वो फैल के घूमे ना अंदर। अच्छा सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे लिए। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा जी के साथ। सर, इस वक्त एक ह्यूमनॉइड को स्पेस में भेजने की बात हो रही है, व्योम मित्रा। कहा जा रहा है कि वो स्पेस की जटिलताओं को समझकर हमारी मदद करेगी स्पेस में इंसान को भेजने के लिए। इस हाईटेक कोशिश को कैसे देखते हैं आप? मेरी समझ में ये बहुत ही सही निर्णय लिया है इसरो ने, और वो इसलिए कि फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट से पहले 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स प्लान की गई हैं जी। और उसे ज़ाया क्यों किया जाए। तो आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप ह्यूमनॉइड बना सकते हो और उसके शरीर में बिल्कुल मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होगा उसी के साइज का बना सकते हो जी। और सारे सेंसर्स उसमें डाल के आपको असल रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी कि क्या कुछ आवाज़ें आती हैं, क्या कुछ टेम्परेचर्स हैं, क्या सिस्टम्स का कैसे काम चल रहा है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हो ये फ्लाइंग सिमुलेटर है जी। और इसकी जब ये वापसी होएगी, ये जो सारा डेटा होगा वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इसकी वजह से जो बाकी फ़्लाइट होएगी, असल फ़्लाइट, जब हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे उस फ्लाइट में, वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे जी। सर, अंतरिक्ष में जाना जितना चैलेंजिंग है, वहाँ से लौटना भी उतना ही चैलेंजिंग होता होगा? उतना ही है। जाने के समय क्या होता है कि क्योंकि आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपके शरीर पे जो जी फोर्सेस होती हैं वो लंबे अरसे तक होती है। जब आप वापस आ रहे होते हो आप सिर्फ ब्रेकिंग करते हो तो वो भी लंबे समय तक होती हैं। मगर क्या होता है कि समय जब आप लॉन्च करते हो काफ़ी देर के बाद आप डॉकिंग का समय आता है, पर जब आप वापस आ रहे हो आपकी लैंडिंग का जो पूरा सीक्वेंस है वो इतना लंबा नहीं होता। अच्छा। मगर अगर आप देखें रिस्क से की तौर से, लॉन्च अगर शुरू में लॉन्च ठीक हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही जाता है। मगर लैंडिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, सही जगह पे पहुंच रहा है या नहीं, उसके जो
री एंट्री का सेफ्टी बन रही है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल आग के गोले की तरह बन जाता है कैप्सूल वापस आने के समय। सो वो ज़रा ज़्यादा रिस्की होता है, लौटना ज़्यादा रिस्की होता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया हो या अंतरिक्ष यात्री करते होंगे कि आप अंतरिक्ष में हैं और उसके बाद आप अचानक से धरती पर आए, जो भारहीनता थी वो खत्म हो गई, अब आप ग्रेविटी के साथ हैं, किस तरह का चेंज होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि एक पीरियड ऑफ एडेप्टेशन होता है जब आप ज़ीरो ग्रेविटी में पहुंचते हो। उसी तरह से जब आप 8 दिनों के बाद वापस आते हो, पीरियड ऑफ री एडेप्टेशन होता है, क्योंकि अभी जो आपका शरीर है वो इसका आदी नहीं है कि ग्रेविटी में कैसे काम किया जाए। जो आपके में अंदर बदलाव आए हैं उसको रिवर्स किया जाता है। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत समय लगता है वापस आने के बाद भी। हाँ जी। अंतरिक्ष से लौटने के बाद आपके जीवन में क्या बदला? बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ। एक तो अपनी प्राइवेसी खो बैठा हूँ, क्योंकि आई एम द ओनली एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट ऑफ इंडिया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इतना उतावला हो रहा हूँ पिछले 35 साल से कोई और आए, कोई मेरे साथ ये सब शेयर करे, तो ये बदलाव आ जाता है। वैसे अंदरूनी बदलाव तो कुछ नहीं आया है, जैसे था वैसे हूँ। बिल्कुल। जो इस वक्त हमारे यंग साइंटिस्ट होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हो या अंतरिक्ष में जाने का सपना देख रहे हो, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? वो किस तरह की तैयारी करें? चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, जो जिस एनवायरनमेंट में आप काम करोगे वो तो सबके लिए एक ही है। जी, बिल्कुल। तो आपकी जो फिटनेस की लेवल होगी वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जी। बाकी रह गई बात कि आप किस क्या रोल निभाओगे अंतरिक्ष में, तो उस पे मुनसर करता है। आप क्या रिसर्च करने जाओगे या आप क्रू के साथ होगे, तो एक तो ये तो बाद की बात होएगी जब लेबोरेटरी हमारी ऑर्बिट में पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद उनका रोल तय होगा और उसके हिसाब से क्या काम करेंगे, कौन से तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और तो वो रिसर्चर्स जो होंगे उस सब्जेक्ट में उस हिसाब की तैयारी उस हिसाब से वो लोग जाएंगे। जी। एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने में सबसे बड़ी रुकावट अगर आप देखते हो तो क्या देखते हैं? हाँ, रुकावट यही है कि ये इतना मतलब कॉमन नहीं है, इसे बहुत महंगा गेम है ये। और जैसे कि 40s 50s में सिविल एविएशन बहुत कम लोग इस्तेमाल कर सकते थे जहाज़ों का, वैसे ही जब तक मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्चेस बढ़ेंगी नहीं, जब तक परमानेंट ऑक्यूपेशन ऑफ नियर अर्थ ऑर्बिट होएगा नहीं, जब एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा और जब आप मून पे जाओगे, चंद्रमा पे अगर कॉलोनीज बनाओगे, फिर खुलेगा ये पूरा फील्ड। तो और फिर ज़रूरत होगी तरह तरह के स्पेशलिस्ट्स की उधर घर बनाने में। जी, हम ये भी स्पेस टूरिज्म की भी बात करते हैं कि अंतरिक्ष में टूरिज्म होगा, तो आप क्या देखते हैं भविष्य में, निकट भविष्य में कि इस तरह की टूरिज्म तो ज़रूर होगा वो, और वो इसलिए होगा कि गवर्नमेंट्स के पास अभी इतना पैसा नहीं है सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। तो जो रूटीन काम है ना आपको अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए, वो आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आ जाता। अब एक दफ़ा प्राइवेट सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर ने अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, तो ये शॉर्ट पीरियड फ्लाइट्स होंगी या सप्लाई फ्लाइट्स होंगी, पर असल विज्ञान का काम, एक्सप्लोरेशन का काम मेरा ख्याल वो बिना सरकार की मदद से नहीं हो पाएगा। तो कंसंट्रेशन होएगी सरकार की एक्सप्लोरेशन की तरफ और प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जी, क्या भारत में भी एस्ट्रोनॉट्स की भीड़ लगेगी जैसे अमेरिका में है, रूस में है, इस तरह से? लगेगी। वो मुनसर करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम और सक्सेसफुल होगा कि नहीं,
और मैं तो समझता हूँ ज़रूरी होगा, क्योंकि आज तक इसरो ने जो भी कुछ काम किया है बड़ी बेहतरीन काम किया उन्होंने, और वैसे ही करते रहेंगे तो सक्सेसफुल तो होगा। हाँ, और एक दफ़ा ये स्पष्ट हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं अंतरिक्ष में, क्या हम अपना लेबोरेटरी खोलेंगे, क्या हम कॉलोनाइज करेंगे चंद्रमा को, तो हमारे मतलब अभी जो आइडियाज़ हैं वो अभी ज़रा समय से कुछ पहले ही है, तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। सूरज पर भी हम अपना मिशन भेज रहे हैं, आदित्य मिशन भेज रहे हैं मिशन, और मंगलयान तो जा भी चुका है, चंद्रयान 3 जाने वाला है। सो काफ़ी कुछ काम हो रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो रहा सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इन चीज़ों में जल्दबाजी हो ही नहीं सकती। प्रोसेसेस कुछ ऐसे हैं कि आप जल्दबाजी कर ही नहीं सकते, और अगर इसरो जल्दबाजी करने की आदी होता तो इतना सक्सेसफुल ना होता आज। नहीं होता। और 10 साल चंद्रयान 2 को भेजने में भी नहीं लगते, जिस तरह की तैयारी उन्होंने की थी। भारत ये मत भूलिए कि मंगलयान पहली बार सक्सेसफुल हुआ है, चंद्रयान 1 पहली बार सक्सेसफुल, तो ये आसान नहीं है। बाकी कंट्रीज ने ये नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो हमारे लिए आदित्य मिशन हो या फिर गगनयान हो, सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा। भारत को स्पेस के लिहाज से आप कितनी बड़ी सुपर पावर मानते हैं, या आगे क्या देखते हैं? देखिए, मेरे समझ में स्पेस में कंपटीशन होनी नहीं चाहिए। अब सुपर पावर वगैरह काफ़ी कुछ हो गया धरती पे, जिसकी वजह से इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना वॉर है, इतना खून खराबा हो रहा है। अब आप स्पेस में जा रहे हो, धरती छोड़ के पहली बार ह्यूमैनिटी जा रही है, तो आपको ज़रा अपने ख्याल बदलने पड़ना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस ने तो कह रखा है दैट अंतरिक्ष में जो भी चीज़ मिलेगी वो पूरे ह्यूमैनिटी की होगी, ना बल्कि किसी एक कंट्री की। तो ये सोच अपनानी पड़ेगी हमें। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कर लें तो जो भी कुछ हमें मिलता है अंतरिक्ष में, वो अगर हम सबके लिए, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरे विश्व के लिए अगर हम बांट सकें तो ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही मतलब कम होती जाएगी। ठीक। और जैसे मैंने पहले कहा है कि धरती पे हमने रहना है, मिलके रहना चाहिए, और वहाँ से जो सरहद दिखता नहीं दिखती हैं, वो धरती पर भी ना दिखें हमारे लिए। तो जैसे हमारा ईथॉस है वसुधैव कुटुंबकम, वो उम्मीद करता हूँ कि रियलाइज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये थे विंग कमांडर राकेश शर्मा जी, जिन्होंने न सिर्फ हमारे साथ अपनी यादें ताज़ा की, अपने अनुभव बांटे, बल्कि आने वाले गगनयान से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें दी। कैसी स्पेस फ्लाइट होगी, किस तरह की चुनौतियां होंगी और किस तरह से उसे आसान बनाया जा सकेगा। नमस्कार।